गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं और समास में हम अव्ययभाव तत्पुरुष कर चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम बच्चों आगे चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। तो देखें बच्चों, आज शुरू करते हैं कर्मधारय समास। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो बताएं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, याद हो तो मेरे साथ दोहराएं। 12-22-12-0। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें कर्मधारय समास, हेडिंग डालें कर्मधारय समास, और इसमें आप लिखें वह समासिक पद, वह समासिक पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद क्रमशः विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण हो, विशेषण विशेषण हो। वह कर्मधारय समास कहलाता है। बच्चों, यहां से प्रश्न किस किस प्रकार के आएंगे? 4 तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब उदाहरण 4 तरह के बनते हैं। एक तो विशेषण विशेष्य का, दूसरा उपमान उपमेय का, तीसरा विशेषण विशेषण, और इसके अलावा एक उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द भी आते हैं। तो चर्चा करते हैं इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो कर्मधारय समास में पूछे जाते हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो बच्चों देखें उपसर्ग से जुड़े हुए कौन कौन से उपसर्ग है। कु, सु, सत, सम, बद, खुश, अध, अर्ध, पूर्ण। मुख्यतः ये उपसर्ग हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द आए तो वो कर्मधारय। जैसे हमने पीछे चर्चा की थी बच्चों, मैंने बताया था उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द प्राय अव्ययभाव समास में आते हैं। नए तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, तब मैंने आपको बताया था उनसे जुड़े हुए शब्द नए तत्पुरुष समास में तब बताने हैं जब विकल्प में नए तत्पुरुष पूछा जाए। अन्यथा नए तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हमने किए थे अन, न, ना, निर, निस, उनसे जुड़े हुए शब्द अव्ययभाव में ही आएंगे। अव्ययभाव में ही उन्हें बताना है नए तत्पुरुष समास के उदाहरण। नए वाले कब बताने हैं? जब विकल्प में नए नाम हो। लेकिन बच्चों कर्मधारय समास में जब ये उपसर्ग आते हैं तो विकल्प में चाहे अव्ययभाव क्यों न दिए हों, कर्मधारय के ही ये उदाहरण होंगे। कर्मधारय और अव्ययभाव दोनों दिए हैं, कर्मधारय को ही चुनना है क्योंकि कर्मधारय समास में ही आते हैं। हाँ, अव्ययभाव में हम उस परिस्थिति में चुनेंगे जब विकल्प में कर्मधारय दिया हुआ नहीं है, उस समय हम उसको अव्ययभाव समास का विकल्प चुनेंगे। तो कहने का मतलब ये जब आते हैं कर्मधारय में आएंगे और कर्मधारय न हो तो उपसर्ग का नियम लागू होने के कारण उसको अव्ययभाव में हम चुन लेते हैं। तो देखें कु का अर्थ होता है बुरा, इनसे जुड़े हुए शब्द हैं जैसे कुमार्ग। और एक बात और सुनना बच्चों, कर्मधारय समास का जब समास विग्रह किया जाता है मुख्यतः है जो का प्रयोग किया जाता है। जिसका जिसकी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः है जो का प्रयोग करते हुए समास विग्रह किया जाता है। कुमार्ग, कु का मतलब होता है बुरा, तो क्या लिखें? कु या बुरा है जो मार्ग, कु या बुरा है जो मार्ग। ठीक है, कु है जो मार्ग या बुरा है जो मार्ग। कुसंगति, बुरी है जो संगति,
कुविचार, बुरे हैं जो विचार। कुकर्म, कु मतलब बुरा, कर्म मतलब कार्य, बुरा है जो कर्म। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे हम लिखें सूजन। सूजन चोट वाली सूजन नहीं है, उसमें तो ऊ बड़ा आता है, दीर्घ आता है। ये सूजन, सु मतलब अच्छा, जन मतलब व्यक्ति, सज्जन के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो ये तो क्या होगा सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, है जो जन, जन मतलब व्यक्ति, अच्छा है जो जन। सुसंगति, अच्छी है जो संगति। सुविचार, अच्छे हैं जो विचार। ठीक है। सत का अर्थ भी अच्छा होता है, जैसे हम लिखें सत्संग। सत का मतलब अच्छा, तो सत है जो, सत या सद दोनों लिख सकते हैं, तय और दय दोनों आते हैं। सत है जो जन, सत का मतलब होता है अच्छा। हम से संधि विच्छेद में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सत धन जन से शब्द बनता है सज्जन, तो यहाँ भी वही बात है, सत है जो जन। फिर सत्कर्म, अच्छा है जो कर्म। सम का मतलब होता है समान, सम कौन, समान है जो कौन। क्या लिखें समास विग्रह, समान है जो कौन। ठीक है। फिर लिखेंगे समतल, समान है जो तल। समबाहु, समान है जो बाहु। ठीक है। उसके बाद में बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू। बद मतलब बुरा, बू मतलब गंध, तो क्या लिखेंगे बद या बुरा, बुरी है जो बू, बू का अर्थ होता है गंध। ठीक है। बदतमीज, बुरा है जो तमीज, तमीज मतलब व्यवहार। बदचलन, बुरा है जिसका चलन, है जो भी लगा सकते हैं, जिसका भी लग जाता है, बुरा है जिसका चलन। खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो हम लिखें जैसे खुशबू। खुश मतलब अच्छा, बू मतलब गंध, अच्छी है जो बू या गंध। दोनों तरीके से समास विग्रह ऊपर जैसे लिखा नीचे लिखा है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। खुशहाल, अच्छा है जो हाल या अच्छा है जिसका हाल। खुश नसीब, अच्छा है जिसका नसीब। अध का मतलब होता है आधा, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। क्या लिखें समास विग्रह, आधा है जो मरा हुआ। ठीक है। फिर अध जला, आधा है जो जला हुआ। अध खिला, आधा है जो खिला हुआ। इसी प्रकार से अर्ध का मतलब भी आधा होता है, जैसे हम लिखें अर्धचंद्र, आधा है जो चंद्रमा या आधा है जो चंद्र। ठीक है। फिर लिखेंगे अर्धविराम, आधा है जो विराम। अर्धांश, आधा है जो अंश या आधा है जिसका अंश। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, तो जैसे हम लिखें पूर्ण विराम। पूर्ण है जो विराम। पूर्णोपमा, पूर्ण है जो उपमा। ठीक है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण है जो विराम। पूर्णोपमा, पूर्ण है जो उपमा। पूर्णेंदु, पूर्ण है जो इंदु। ठीक है। ये बच्चों उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द वो हैं जो कर्मधारय समास में ही आते हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द ये जो आएंगे, और विकल्प में अव्ययभाव कर्मधारय दोनों दिए हैं, तो आपको कर्मधारय ही चुनना है। हाँ, अव्ययभाव हम तब चुनेंगे जब विकल्प में कर्मधारय नहीं है। क्यों? वहाँ पर नियम लगता है उपसर्ग का। ठीक है, आगे चलते हैं।
कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण और कौन से आते हैं जो विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या उपमेय उपमान भी बोलते हैं और विशेषण विशेषण से जुड़े हुए शब्द। देखें शब्द, यहां बात करते हैं सबसे पहले हम विशेषण विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, ये देखें आप। विशेषण जो कहते हैं बच्चों, आप सबको मालूम है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की। यानी संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम को क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। कैसे, इनसे जुड़े हुए शब्द देखें। जैसे शब्द लिखता हूं मैं, नील गाय, नीलोत्पल, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, ठीक है, प्राणप्रिय, पुरुषोत्तम, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च इत्यादि। इनका समास विग्रह देखें किस प्रकार से करेंगे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो मैंने बात बताई, दो पद है, एक है नील और दूसरा है गाय। नील और दूसरा क्या है, गाय। नील जो है एक विशेषण है, नील मतलब नीला। और गाय की बात यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम आ गया। जैसे मैंने कहा संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम भी हो सकते हैं, गाय क्या है, एक संज्ञा। क्रमशः ऐसा होना चाहिए, मैंने लिखा है ना, क्रमशः ये विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं। तो बच्चों पहले ये जो है क्रमशः, पहले का मतलब क्या हुआ, यहाँ विशेषण होगा और उसके बाद वाला क्या होगा, विशेष्य। यानी पहला विशेषण बाद में विशेष्य। तो काला पीला हरा नीला जो भी लिखते हैं वो विशेषण के रूप में है, और उसके बाद में जो गाय शब्द है वो क्या है, विशेष्य यानी संज्ञा। समास वगैरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीली है जो गाय, ठीक है। इस तरीके से समास विग्रह करेंगे। नीलोत्पल, नीला, उत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को, किसको बोलते हैं, कमल को। तो क्या लिखेंगे, नीला है जो उत्पल। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अंबर मतलब आकाश। अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, अंबर आकाश को भी बोलते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या हम नीलांबर शब्द को बहुव्रीहि समास में भी ले सकते हैं। पीतांबर श्वेतांबर को तो ले सकते हैं, आपको मालूम है, नहीं मालूम तो अभी बताते हैं। नीलांबर को हम बहुव्रीहि समास में नहीं लेते, केवल पीतांबर और श्वेतांबर को लेते हैं। कैसे, इनका जब समास विग्रह करते हैं तो कर्मधारय समास के आधार पर नीलांबर का करेंगे, नीला है जो अंबर, केवल इतना ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते। नीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिसके, क्योंकि नीले वस्त्र किसी के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते। पीतांबर और श्वेतांबर का हम प्रयोग कर सकते हैं दोनों जगह, कर्मधारय समास में भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि समास में भी कर सकते हैं। अगर हम कर्मधारय समास के आधार पीतांबर का संधि विच्छेद भी करते हैं, पीत धन अंबर बनता है, और समास विग्रह करेंगे तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है अंबर जिसका। देखो कर्मधारय समास पर तो लिखेंगे तो ऐसे, पीत, पीत का मतलब होता है पीला, है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र,
ये तो कर्मधारय समास पर समास विग्रह हो जाएगा। पीत है जो अंबर, और यदि इसका बहुव्रीहि समास के आधार पर समास विग्रह करें तो होगा पीत है अंबर जिसके वह है, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके वह है, तो वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मैंने बताया बहुव्रीहि समास में अन्य पद की हमें कल्पना करनी होती है, और कल्पना करेंगे तो तीसरा पद किसका आ जाएगा? तीसरा पद कल्पना के रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त करते हैं और श्री हरि विष्णु जी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है पीतांबर शब्द। तो लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं कर्मधारय समास, तो इतना ही लिखेंगे पीत है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद होता है, श्वेत है जो अंबर। और यदि यहाँ पर बहुव्रीहि समास के आधार पर समास विग्रह करें तो बच्चों हम लिखेंगे श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत है अंबर जिसके वह है। श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र किसके होते हैं? माँ सरस्वती के। तीसरा पद यहाँ पर कल्पना के तौर पर माँ सरस्वती लिखेंगे। और यदि बच्चों माँ सरस्वती विकल्प में नहीं हो तो जो जैन अनुयायी होते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि जैन अनुयायी श्वेतांबर और दिगंबर दो में बंटे होते हैं, तो श्वेतांबर जो होते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा बच्चों, प्राण प्रिय का बताएं समास विग्रह क्या करेंगे? प्राण प्रिय, सोचें एक बार अच्छे से और फिर बताएं, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोचें। प्राण प्रिय, क्या ये लिखेंगे प्राण है जो प्रिय? ठीक है, या फिर लिखेंगे प्राणों को है जो प्रिय, ये लिखेंगे। अब ध्यान से सुने बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्रमशः क्या होने चाहिए? विशेषण विशेष्य होने चाहिए, यही बताया ना। और मैंने एक दिन पर आपको बताया भी था कौन सा पद प्रधान होता है, ये सब समास विग्रह करने के बाद ही नियम लागू होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने जो विशेषण विशेष्य की बात कही थी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नील यानी नीला, पीला, सफेद, ये सब क्या है? विशेषण है ना। पहले क्रमशः विशेषण तो लिए हैं, बाद में विशेष्य लिखे हैं। देखो गाय, उत्पल, अंबर, अंबर, अंबर। उसी प्रकार से यहां भी पहले विशेषण ही आएगा। विशेषण क्या है इनमें? प्रिय। प्राण तो संज्ञा है, यही तो मात खा जाते हैं परीक्षा में। दोनों तरीके से समास विग्रह आता है, प्राण, प्राण है जो प्रिय, या प्राणों को है जो प्रिय, और एक आएगा प्रिय है जो प्राणों को। और ये सही होगा, पहले विशेषण लिखना है हमें। क्या लिखेंगे? पहले विशेषण प्रिय शब्द है और उसके बाद में विशेष्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रिय है जो प्राणों को, ये होगा सही समास विग्रह। और यही करोगे तो ही आपको अंक मिलेंगे, और परीक्षा में आपको दोनों समास विग्रह मिल जाएंगे। प्राण है जो प्रिय, प्राणों को है जो प्रिय, और एक ही आएगा प्रिय है जो प्राणों को। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। ऐसे ही पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद करें तो पुरुष धन उत्तम आता है। अब देख लो इसमें विशेषण क्या है? उत्तम। पुरुष तो क्या है? विशेष्य संज्ञा है, तो पहले उत्तम शब्द लिखना है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो, पुरुषों में है जो उत्तम, ये नहीं, ऐसे लिखेंगे उत्तम है जो पुरुष, या उत्तम है जो पुरुषों में, उत्तम है जो पुरुष या उत्तम है जो पुरुषों में। क्योंकि ये जो नियम लिखवाया गया है विशेष क्रम से, ये विशेषण विशेष्य होते हैं, ये इसीलिए लिखवाया गया बच्चों, क्योंकि पहले विशेषण लिखना है फिर विशेष्य। अगर आप पहले विशेष्य विशेषण कर देते तो वो नियम ही बदल जाता है, गलत हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चे कई बार सोचते हैं अर्थ क्या बिगड़ता है, अर्थ बदल जाता है बच्चों। लाल मिर्च, अब देखो यहाँ पर लाल विशेषण है, काली भी विशेषण है, हरी भी विशेषण है, तो ये पहले आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? लाल है जो मिर्च, फिर काली मिर्च, काली है जो मिर्च, फिर आता है हरी मिर्च शब्द, हरी है जो मिर्च। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। कर्मधारय में बच्चों आज हमने जो बात की, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द हमने लिख लिए। उसके बाद में दूसरा जो विशेषण और विशेष्य का नियम लागू होता है, उनके उदाहरण हमने कर लिए। ठीक है, चलें आगे। लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। इनसे जुड़े और भी शब्द करेंगे अभी। अब देखो, इसके बाद में मैंने बताया था ये क्रमशः विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय भी होते हैं। अब उपमान उपमेय की बात करते हैं। तो देखो, एक मैंने लिखा ये क्रमशः क्या होते हैं, उपमान उपमेय। अब गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। चलो पहले ये समझ लेते हैं। उपमान शब्द है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उपमा। ये उपमा खाने वाला नहीं है, ये उपमा क्या होता है, उपाधि। उपमा किसे कहते हैं, उपाधि को। कोई भी उपाधि दी जाती है वो क्या होता है, उपमान। और उपमेय क्या होता है, जिसको उपाधि दी जाए, जिसको उपाधि दी जाए वो क्या होता है, उपमेय। जैसे मैं ये कहूं आपका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपाधि किसको दी, चेहरे को ना। तो चेहरा क्या हो जाएगा, उपमेय। और उपाधि किसकी दी, चंद्रमा की, चांद के समान। तो उपमान क्या है, चांद। जैसे मैं कहूँ लड़का शेर के समान बहादुर है, तो यहाँ उपाधि क्या है, शेर। किसको दी, लड़के को। तो लड़का क्या हो जाएगा, उपमेय। और उपाधि क्या है, शेर। जैसे ये कहें कि वह लड़की गाय के समान सरल स्वभाव की है, तो लड़की को उपाधि दी गई है ना, तो लड़की तो क्या हो जाएगी, उपमेय। और उपाधि किसकी दी गई, गाय के समान, तो वो क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है, चलो उपमेय उपमान के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पहले उपमान आएगा, जैसे पहले विशेषण हमने लिखा है उसी प्रकार से। जैसे शब्द देखें बच्चों, शब्द लिखता हूं, चरण कमल। आप तो एक बार शब्दों को देखते जाएं, या फिर लिखूं कमल चरण। हस्तारविंद, या फिर लिख दूं अरविंद हस्त। ठीक है, स्त्री रत्न। फिर लिखें मुख चंद्र या चंद्रमुख। चंद्रमुख भी लिख सकते हैं, चंद्रमुखी भी लिख सकते हैं। पहले इन शब्दों को लिखें बच्चों। नर शार्दुल, लिखते जाएं, नर शार्दुल। ठीक है, लिख लिया। एक शब्द और भी लिख लो, क्रोधाग्नि। ये शब्द भी बहुत पहले पूछा हुआ है परीक्षा में, क्रोधाग्नि। करें इनका समास विग्रह। देखें यहां पर, देखें उपमान और उपमेय की बात कर रहे हैं बच्चों। पहले क्या आना चाहिए, उपमान आना चाहिए। और उपमान मैंने आपको समझाया क्या होता है, जो उपाधि होती है। और उपमेय जिसको उपाधि दी जाती वो उपमेय होता है। तो बच्चों देखो, पहले यहां पर एक शब्द तो है चरण, दूसरा है कमल। इसमें भी देखो बात तो वही है, शब्दों को आगे पीछे तो किया है, चरण कमल और कमल चरण। तो बच्चों देखें इनका समास विग्रह कैसे करें। पहले उपाधि है तो वही लानी है, उपाधि पीछे दी है तो उसको पहले लाएंगे। अब यहाँ समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से, के समान है जो का प्रयोग करते हुए। जैसे दूसरा शब्द देखें, पहले कमल चरण दिया, तो इसमें पहले उपाधि कमल नजर आ रही होगी ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे, कमल के समान है जो चरण, कमल के समान है जो चरण, ये तो लिखेंगे। और यदि मैं ये कहूं ऊपर वाला शब्द लिखा है चरण कमल, उसका समास विग्रह करना हो तो कैसे करेंगे? वहां भी ये लिख देंगे, क्यों? कमल के समान है जो चरण, या ऐसे लिखोगे चरण के समान है जो कमल, ऐसा तो सोचना भी मत। बच्चों ध्यान से सुने, मैंने आपको क्या लिखा है, क्रमशः विशेषण विशेष्य होने चाहिए, ऐसे लिखवाया, या क्रमशः उपमान उपमेय होने चाहिए। तो बच्चों देखो इनमें उपमान कौन है, उपाधि कौन है? कमल ना। किसी शब्द में यदि उपाधि पहले दी हुई तब तो कोई समस्या नहीं, के समान है जो का प्रयोग करते हुए हम उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। और यदि उपाधि पीछे दी हुई, उपमान पीछे दिया हुआ है, तो बच्चों हमें उसे आगे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि समास विग्रह में ऐसा ही करना पड़ता है। पहले विशेषण लाए थे, वैसे उपमान पहले लाएंगे। और यदि इसको पहले लाते हैं तो क्या बदलना पड़ता है हमें? इसका रूप, और रूप बदलते हैं तो क्या लिख देंगे? रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे, कमल रूपी चरण। देखो क्रमशः वही तो लिखा ना, पहले क्या आना चाहिए? उपमान, यानी उपाधि का प्रयोग पहले ही किया जाएगा, तभी वो उपमान उपमेय माना जाता है। तो यहां शब्द में पहले दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के समान है जो का प्रयोग करते हुए हमने कर दिया। यदि शब्द में पीछे दिया हुआ है तो हमें उसे पहले लाना है, क्योंकि नियम तभी लागू होता है वो उपमान उपमेय का। तो अब बच्चों आगे और शब्द हैं, उनमें भी आप देखते जाएं कैसे लिखेंगे। हस्तारविंद का कैसे लिखेंगे? हस्तारविंद। अब तो ये देखें कि इनमें उपाधि कौन है, हस्त है या अरविंद है? अरविंद होगा ना, अरविंद उपाधि। अरविंद किसे कहते हैं? सफेद कमल को कहते हैं बच्चों। जैसे राजीव शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है लाल गुलाबी कमल, ठीक है। अरविंद होता है उस सफेद कमल को कहते हैं। इंदिवर नील कमल को कहते हैं, नीला कमल। तो देखें आप बताएं हस्तारविंद का समास विग्रह कैसे करेंगे? पहले नीचे वाला देख लो या ऊपर वाला देख लो। उपाधि पहले दी है तो पहले लिख दो, के समान है जो का प्रयोग बाद में है तो पहले लिखनी है, लेकिन रूपी शब्द बनाकर। पहले तो अरविंद हंस का देखें, क्या लिखेंगे? अरविंद के समान है जो हस्त, अरविंद के समान है जो हस्त। और हस्तारविंद का, अरविंद बाद में है तो पहले लाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? अरविंद रूपी हस्त, अरविंद रूपी हस्त। हस्त किसको बोलते हैं? हाथ को, यानी कमल के समान सुंदर हाथ जिसके, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, स्त्री रत्न शब्द लिखा है, इसमें बताएं उपाधि कौन है, स्त्री है या रत्न है? स्त्री को उपाधि दी गई किसकी? रत्न की। और ये बाद में है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे तो बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? रूपी शब्द का। तो क्या लिखेंगे? रत्न रूपी स्त्री, रत्न रूपी स्त्री। अब देखो बच्चों आगे मुखचंद्र दिया है, इसमें उपाधि चंद्र है, तो क्या लिखेंगे? मुखचंद्र का। चंद्र बाद में है तो इसको पहले लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? चंद्र रूपी मुख। और मुख चंद्र, चंद्रमुख का क्या लिख देंगे? चंद्र या चंद्रमा के समान है जो मुख। और नर शार्दुल का बताएं बच्चों, क्या लिखेंगे? नर शार्दुल। नर शार्दुल का क्या लिखेंगे? अब देखो नर मनुष्य को कहते हैं, शार्दुल किसको कहते हैं? शार्दुल शेर को कहते हैं। तो मनुष्य को उपाधि दी गई किसकी? शेर की। और ये शेर शब्द बाद में लिखा है तो इसको पहले लाएंगे, तो क्या लिखेंगे? शार्दुल रूपी, शार्दुल का कोष्टक में लिख लेना शेर, शार्दुल का होता है शेर। शार्दुल रूपी नर, क्या लिखेंगे? शार्दुल रूपी नर। क्रोधाग्नि, क्रोध को उपाधि दी गई है या अग्नि को उपाधि दी गई, बताएं, सोचें।
क्या हम लिखेंगे अग्नि रूपी क्रोध या क्रोध रूपी अग्नि, क्या लिखेंगे बताएं। अजी क्रोध को आग के समान बताया ना, तो आग यहां पर उपाधि हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे अग्नि, और ये बाद में पहले लिखा तो रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। क्या यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? ये था अपने उपमान उपमेय के उदाहरण। अब बच्चों चलते हैं अपने विशेषण विशेषण वाले शब्द। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषण विशेषण वाले शब्द। तो लिखें विशेषण विशेषण, यानी दोनों शब्द ही विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे शब्द लिखते हैं शीतोष्ण, राजर्षि, देवर्षि। अगर ऐसे शब्द लिखते हैं देवर्षि राजर्षि, तो महर्षि शब्द भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन उसको मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, क्योंकि अलग लिखा है, इसके पीछे कोई कारण तो होता ही है। राजर्षि, देवर्षि, फिर लिखें कालास्याह, लाल सुर्ख, पीला जर्द, हरा सघन। लिखें इन शब्दों को। इनका समास विग्रह करें तो बच्चों देखो एक शब्द है शीत और दूसरा है उष्ण। अजी शीतोष्ण का संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे शीत धन उष्ण। तो बच्चों शीत का जो अर्थ होता है क्या, शीत का अर्थ होता है ठंडा, और उष्ण का अर्थ क्या होता है गर्म। तो बच्चों देखो दोनों ही विशेषण हो गए ना, ठंडा भी विशेषण होता है और गर्म भी क्या होता है विशेषण, दोनों ही विशेषण होते हैं यहाँ। और इनका जब समास विग्रह किया जाता है ऐसे शब्दों का, तो वो हम कैसे लिखेंगे, उनका समास विग्रह है वो बताएं। इनमें हैजों का प्रयोग अलग अलग होता है। किस प्रकार से, इस तरीके से देखो, जो शीत है, जो उष्ण है, इसका समास विग्रह अगर आप ये लिख देते हैं शीत और उष्ण तो भी सही है, और का प्रयोग करेंगे द्वंद्व में आ जाएगा। लेकिन बच्चों यदि इनका हम प्रयोग करते हैं किस प्रकार से लिखना है, इनमें ये अर्थ बताया जाता है कि ऐसी वस्तु जो शीत भी है और उष्ण भी है, यानी ठंडी भी है और गर्म भी है, दोनों तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी उसमें गुण शीत का भी है और उष्ण का भी है, मतलब जो ठंडा भी है और जो गर्म भी है। केवल उसमें शीत नहीं है, केवल उसमें उष्ण नहीं है, जो ठंडा और गर्म दोनों के रूप में व्यक्त होंगे। राजर्षि क्या लिखेंगे, राजा और ऋषि दो शब्द बन गए ना इसमें, तो क्या लिखेंगे जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा है, जो ऋषि है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें राजा के भी गुण हैं और ऋषि के भी गुण हैं। जैसे विश्वामित्र जी जो है उनको राजर्षि कहा जाता है, राजा भी थे और ऋषि भी बन गए। देवर्षि जो देव हैं, जो ऋषि हैं। देवर्षि नारद के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना, देवर्षि नारद को क्या कहा जाता है देवर्षि, मतलब वो देवताओं में भी शामिल होते हैं, ऋषियों में भी शामिल किया जाता है। कालास्याह, अब काला और शाह दो शब्द हैं। शाही शब्द से बना है,
अजी एक तो काला शब्द हो गया, दूसरा स्याह, जैसे यहाँ एक लाल है, दूसरा सुर्ख है, पीला, जर्द, हरा, सघन। ये दो शब्द है, ये दोनों विशेषण तो हैं, दोनों विशेषण है। मतलब जो काला भी है और स्याही, स्याही का मतलब पेन में जो स्याही होती है, और स्याही शब्द का मतलब होता है स्याह, मतलब गहरा काला। तो जो काला है और जो और भी गहरा काला है, इसका अर्थ ये होता है। तो है जो का प्रयोग इसी प्रकार से लिखेंगे, क्या? जो काला है, जो स्याह है, और स्याह का अर्थ लिख सकते हैं आप गहरा काला। स्याह का अर्थ क्या होता है? गहरा काला। जो काला है, जो स्याह है। ऐसे ही लाल सुर्ख, जो लाल है, जो सुर्ख है। और सुर्ख का मतलब क्या होता है बच्चों? गहरा लाल। सुर्ख का अर्थ होता है गहरा लाल। क्या लिखें? गहरा लाल। ऐसे ही पीला जर्द, जो पीला है, जो जर्द है। अब जर्द का मतलब जर्दा नहीं होता है, जर्द का अर्थ होता है गहरा पीला। जर्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? जर्द का अर्थ होता है गहरा पीला। जर्द गुलाब रचना का नाम सुना होगा ना। हरा सघन, जो हरा है, जो सघन है। और सघन का मतलब होता है गहरा हरा। क्या अर्थ होता है? गहरा हरा। तो बच्चों हमने जो कर्मधारय समास पढ़े उनमें 4 तरह के उदाहरण आपके सामने रखे। एक तो हमने लिखा वह शब्द जिसमें उपसर्ग से जुड़े हुए उदाहरण आते हैं। दूसरे वो उदाहरण लिखें जिनमें क्रमशः ये विशेषण विशेष्य होते हैं। तीसरे उस प्रकार के उदाहरण हमने लिखे जिसमें क्रमशः ये उपमान उपमेय होते हैं। और चौथा विशेषण विशेषण वाले। तो बच्चों ये 4 तरह के उदाहरण आते हैं, ये आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर राजा और ऋषि नहीं लिखेंगे, देव और ऋषि नहीं लिखेंगे। अब बच्चों जैसे एक शब्द इधर अपना लिख रखा है महर्षि, इसका समास विग्रह क्या लिखेंगे? महर्षि। जो महान है जो ऋषि, क्या ऐसे लिखेंगे? जो महान है जो ऋषि? जी नहीं, ऐसे लिखेंगे महान है जो ऋषि, क्योंकि इसमें जो महान शब्द है वो विशेषण है और ऋषि विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का नियम लागू हो जाता है महर्षि शब्द में। तो ये पहले जो हमने दूसरे नंबर पे उदाहरण लिखे थे ना विशेषण विशेष्य, ये वहाँ आएगा महान है जो ऋषि। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आगे का टॉपिक देखें। अगला समास शुरू कर रहे हैं कर्मधारय के बाद में द्विगु समास। हेडिंग डालें द्विगु समास। द्विगु समास। कौन सा पद प्रधान होगा? वही होगा जो कर्मधारय में है और वही होगा जो तत्पुरुष में है, क्योंकि कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष के ही एक प्रकार से भेद हैं। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप लिखें इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्यावाची होता है। तथा प्रथम पद संख्यावाची होता है। लिखें ये परिभाषा के तौर पर। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं बच्चों, किस प्रकार से, यानी प्रथम उत्तर पद तो इसमें प्रधान होगा और प्रथम पद संख्यावाची होता है। किस तरीके के उदाहरण देखें एक बार। लिखते जाएं।
एकांकी, एक तरफा, दुनाली, दुपट्टा, दोपहर, त्रिवेणी, तिकोना, चौराहा, पंचवटी, षटकोण, सप्ताह, अठवारा, नवरात्र, दशाब्दी, शताब्दी, सहस्राब्दी, पक्ष द्वय, भुवनत्रय, संकलनत्रय इत्यादि और भी शब्द मिल जाएंगे आपको। देखो बच्चों, मैंने बताया उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन प्रथम पद क्या होता है यहाँ? संख्यावाची। देखो सब में संख्या दी हुई है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 प्रथम पद संख्यावाची। लेकिन बच्चों देखो यहां पर आपको जो नजर आ रहा है 2, 3, ये आपको क्या प्रथम पद संख्यावाची नजर आ रहा है? नहीं। तो बच्चों क्या ये इसका उदाहरण हो सकता है? ये तीनों उदाहरण क्या इसके हो सकते हैं? इनमें प्रथम पद संख्यावाची नजर नहीं आ रहा। कौन सा नजर आ रहा है? उत्तर पद, दूसरा पद। जबकि आपको नियम में लिखवाया है प्रथम पद संख्यावाची होता है। या तो गुरुजी आपने नियम गलत लिखवा दिया या ये उदाहरण इसके नहीं है। अपवाद हो सकते हैं जी, नहीं बच्चों ये उदाहरण इसी के ही हैं। तो गुरुजी प्रथम पद तो संख्यावाची नहीं। हाँ बच्चों ये प्रथम पद है जो संख्यावाची है। मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा पद प्रधान होता है ये हम शब्द को देखकर नहीं, समास विग्रह करेंगे तब पता लगेगा। और समास विग्रह करेंगे तो 2 पहले आएगा। ठीक है, कैसे समास विग्रह करते हैं तब समझ लीजिएगा। अब देखो बच्चों इसमें एक बात और, समास विग्रह जब इसमें द्विगु समास में किया जाता है तो इसमें समूह, समाहार या फिर संगम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। और द्विगु समास लिख रहे हैं तो द्विगु तो हमने लिखा ही नहीं, द्विगु शब्द लिख देते हैं। इसमें भी तो यही समास है। ठीक है, तो करते हैं समास विग्रह। तो एकांकी का समास विग्रह क्या करेंगे बच्चों बताओ? एक अंक का समूह, तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि समूह करने के लिए एक से अधिक वस्तु चाहिए। जैसे 1 मार्कर का समूह थोड़ी करेंगे, 2 मार्कर का समूह तो कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। कहने का मतलब यही तो हुआ ना, समूह करने के लिए एक से अधिक चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 लिखा है, तो 1 का समास विग्रह क्या करेंगे सोचो। अगर परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करें? तो गुरुजी वहाँ तो विकल्प 4 मिले नहीं, यहाँ तो 1 भी नहीं मिल रहा। ठीक है जी, विकल्प पे जिंदगी नहीं टिकी होती, जो है वही करना है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, मैंने जैसे बताया समूह है, समाहार, संगम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहाँ वाला या वाली जैसे शब्दों का प्रयोग भी होता है। वाला या वाली जैसे शब्दों का प्रयोग भी हम करेंगे। तो यहाँ अब तो समस्या का समाधान हो गया। 1 अंक वाला या 1 अंक वाली, अजी कौन सा समास विग्रह करेंगे? 1 अंक वाला या 1 अंक वाली, कौन सा लिखेंगे? अजी एकांकी के लिए वाक्य शुद्धि आता है, यह एकांकी अच्छा है। क्या ये वाक्य शुद्ध है? या यह एकांकी अच्छी है?
ये वाला शुद्ध है, कौन सा चुनेंगे? यह एकांकी अच्छा है या यह एकांकी अच्छी है? यह एकांकी अच्छा है, ये शुद्ध होता है, क्योंकि एकांकी स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, कहानी शब्द नहीं है। जैसे मैं ये कहता यह कहानी अच्छी है, तब तो वो सही हो जाता, शुद्ध होता, कहानी स्त्रीलिंग है। एकांकी क्या होता है बच्चों? एक नाटक होता है, और नाटक क्या होता है? पुल्लिंग। और इसका एक अंक जो होता है नाटक का, मतलब एक पार्ट जिसको हम कहते हैं, एक अध्याय कहते हैं, वो एकांकी होता है। तो ये हम कहेंगे यह एकांकी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वाला शब्द का प्रयोग किया जाएगा, न कि वाली। देखें समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक अंक वाला। दूसरा एक तरफा, एक तरफ वाला। वाली तो नहीं लिखेंगे ना? हाँ। दो नाली, दो मतलब दो, दो नालियों का समूह, दो नालियों का समूह। दुपट्टा, दो पट्टों का समूह, दो पट्टों का समूह। दोपहर का, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। प्रहर जिसको बोलते हैं हम, पहर भी बोलते हैं उसको, प्रहर भी बोलते हैं, दो पहरों का समूह। त्रिवेणी, इसका क्या लिखेंगे बच्चों? तीन वेणी। वेणी किसको कहते हैं? नदी को। तीन वेणियों का समूह करेंगे। गुरुजी संगम कर देना, क्योंकि नदियों का तो संगम होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुने, यहां पर तो आप संगम कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? तीन वेणियों का संगम। और वहां पर संगम विकल्प ही नहीं दिया हुआ तो समाहार करेंगे। कैसे बच्चों? ध्यान से सुने, जैसे तीन रास्ते हैं, ये चौराहा मान लो ना, ये चौराहा शब्द की बात करते हैं, चार रास्ते हैं, चार राहों का समूह है। तो हम तब कर सकते हैं जब इन चारों राहों को उठा करके हम ऐसे ऐसे पास में इकट्ठा कर देते हैं, जैसे लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। हम तो रास्ते को ऐसे उठा के कर ही नहीं सकते ना। जिनको इकट्ठा किया जा सके वो तो क्या होते हैं? समूह। लेकिन इनका समूह नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे? ये चार रास्ते हैं, चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और आकर के इस जगह पर मिलेंगे। तो चौराहा तो इसको कहते हैं ना, इनको चौराहा नहीं कहते, चौराहा इसको कहते हैं जहां पर ये चारों आकर के मिलेंगे। चारों आके मिलते हैं, उसके लिए या तो संगम शब्द का प्रयोग करते हैं या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी नदियां हैं, तो उन नदियों के लिए हम या तो संगम शब्द का प्रयोग करेंगे या समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? तीन वेणियों का संगम या समाहार। ऐसे ही चौराहे का, चार राहों का समूह नहीं करेंगे, चार राहों का समाहार, ठीक है। तिकोना, तीन कोनों का समाहार या समूह। यहां पर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तीन कोनों का मतलब एक कोना ये है, एक ही, और ये तीन कोने। ये आकृति विशेष के माध्यम से तीनों कोने आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको संगम समूह के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से वैसे भी जुड़े हुए हैं, तो तीन कोने पास पास में हैं, जुड़े होने का, तो समूह का प्रयोग भी करते हैं, समाहार का भी प्रयोग किया जाता है। चौराहा, चार राहों का समाहार। क्या लिखेंगे? चार राहों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह या समाहार, दोनों भी हो सकता है। पंचामृत भी आ जाए तो उसका भी पांच अमृतों का समूह भी कर सकते हैं, संगम भी कर सकते हैं। कैसे? ये पांच पात्र अलग अलग है, सब में अलग अलग क्या है? अमृत है।
तो इनका तो समूह हो गया, और इनको मिलाकर एक बड़े पात्र में शामिल कर दिया जाए तो ये मिलकर एक रूप हो जाएगा, तो समाहार हो जाता है। पंचामृत दोनों रूप में व्यक्त किया जाता है। षटकोण, 6 है कोणों का समूह, 6 है कोणों का समूह। सप्ताह, अह बोलते हैं दिन, अह का मतलब होता है दिन। क्या लिखेंगे? 7 दिनों का समूह, और समूह हो जाएगा क्योंकि क्रमशः आते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, क्रमशः आ रहे हैं इसलिए समूह है। अब तो ये तो नहीं मंगल के बाद में हम सोम ले आएंगे या सोम से पहले हम मंगल ले आएंगे, ऐसा तो होता नहीं, वो क्रमशः चलते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो ये क्रमशः आते हैं, इसलिए समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। 8 वारा का बताएं बच्चों, क्या बोल रहे हैं? 8 वारों का समूह। हाँ सोच तो यही रहे, लेकिन मुझे ये बताओ 8 वार होते कौन से हैं बच्चों? वार तो 7 ही होते हैं ना, तो 8 वारों का समूह कैसे? 7 दिन में भी वही कर दिया, 8 में भी वही कर दिया। इसको अठवारा को हम अठवाड़ा भी बोलते हैं, कई जगह आपने अगर पढ़ा हो तो अठवाड़ा भी मिल सकता है, मतलब 8वें दिन लगने वाला बाजार। क्या लिखेंगे? 8वें दिन लगने वाला बाजार, ये होता है इसका समास विग्रह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, अब देखें उधर शब्द और लिखे हैं, दशाब्दी, इसका समास विग्रह क्या करेंगे बताएं? दशाब्दी, अब्दी बोलते हैं, अब्द वर्ष को बोलते हैं, तो अब्दी का मतलब भी वर्ष हो गया, तो क्या लिखेंगे? 10 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सहस्राब्दी, सहस्र बोलते हैं 1000 को, तो क्या लिखेंगे? 1000 वर्षों का समूह। पक्ष द्वय, द्वय मतलब 2, तो इसका समास विग्रह लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 पक्षों का समूह। तो बच्चों देखो, पहला पद संख्यावाची हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था ना, उत्तर पद संख्यावाची नहीं होता, प्रथम पद ही संख्यावाची होती है। शब्द को देखकर निर्धारित नहीं करते, समास विग्रह करने पर ही निर्धारण होगा कि पद प्रथम कौन सा है। इस पूछा जाए इसमें पक्ष द्वय में प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद द्वय है न कि पक्ष। भुवन त्रय में प्रथम पद त्रय है न कि भुवन। संकल त्रय में प्रथम पद त्रय है न कि संकलन। तो क्या लिखेंगे? भुवन त्रय। क्या लिखेंगे? भुवन त्रय का समास विग्रह। 3 भवनों का समास विग्रह। जी नहीं, भवन अलग होता है और भुवन अलग होता है, ये युग्म शब्द है। भवन का मतलब तो घर होता है, भुवन का मतलब होता है लोक, और लोक LOC के लोक नहीं, संसार, जग। ठीक है, तो यहां पर 3 भुवनों का समूह हो जाएगा। भुवन त्रय का क्या लिखें? 3 भुवनों, भुवनों के आगे कोष्टक में लिखें लोकों का समूह। 3 भुवनों यानी लोकों का समूह। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। और द्विगु का क्या लिखेंगे? द्वि 2, गु मतलब गाय को बोलते हैं, गु गाय। क्या लिखेंगे? 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह। तो बच्चों आज हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास 2 पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा परीक्षा में आपको इसी दृष्टि में नजर आएंगे, और जो समझाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे हम द्वंद्व और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।